हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हर एक मेथड को बिल्कुल ही डीपली देखेंगे। ओके, और हर एक पॉइंट को भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है, वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एल्केन में हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हेलो एल्केन बन जा रहा है। हम लोग पिछले क्लास में इसका बात भी किए थे। ओके, तो एक बार आप लोग जनरल फार्मूला देख लें कि RH को हम लोग H2 में जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू। H म्यू इज द एनर्जी, या यहीं पे अगर हीट भी लिखा रहे तब हमारा क्या होगा कि RX बन जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है आप लोग को मैं बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए CH3 और H, है ना, मतलब CH4 ले लिए मीथेन। यहाँ पर हम लोग Cl2 को ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, दैट इज एनर्जी या फिर हीट। जैसे ये चीज़ करेंगे होगा क्या चीज़ कि Cl जो है, एक Cl, ठीक है ना, यहाँ पर दो Cl है तो एक Cl आके CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे कि बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ से जो एक H निकला वो इस Cl के साथ बॉन्ड बना के बना लेगा HCl। ओके, बिल्कुल ही देखें एक बार। यहाँ पर क्या था, RH मतलब कि CH3 और H, CH3 ही को R बोलते हैं। अच्छा, H2 की जगह हम लोग लिए थे Cl2, हीट और H म्यू रखे थे हम लोग, और बन क्या गया था RCl या RX। क्लियर बात है ना, देखो RX है तो वैसे RCl बन गया था और साथ में हमारा HCl बाहर हो गया था। दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोग भी लिख सकते हैं। सपोज CH3 है, CH2 है और यहाँ पर H लिखे हुए हैं। इसको अगर हम लोग सपोज ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, होगा क्या चीज़ कि CH3 CH2, यहाँ से एक H हटेगा और वो Br के साथ चल जाएगा, और ये यहाँ पर एक Br बचेगा, वो आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोइथेन बन जाएगा, और साथ में HBr बाहर। तो क्या यहाँ से हमारे पास हेलो एल्केन बन चुका है। तो देयरफॉर हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, जिससे कि हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो ये एक यहाँ पर एक हो गया अपना एग्जांपल, यहाँ पर एक हो गया अपना एग्जांपल, और ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला। अब एक इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई ये मेथड को हम लोग ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। आप बुक्स में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मेथड, उसमें लिखा रहेगा कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताया भी था कि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो सपोज CH3H है और साथ में हम लोग Cl2 को ले लिए और H म्यू को ले लिए। होता क्या चीज़ है, यहाँ पर आके H म्यू टकराता है, जिससे कि फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर H एक इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि H म्यू तो प्रेजेंट है कंटेनर में, तो क्या होगा Cl से यहाँ भी H म्यू, क्लियर है, तो यहाँ से क्या होगा Cl डॉट, और क्योंकि 2 है तो क्या 2 मोल ऑफ Cl डॉट लिख सकते हैं। अब क्या होने वाला है, एक Cl डॉट जो है वो इस डॉट के साथ आके, बिकॉज ये तो अनपेयर्ड, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या होता है, CH3 एक Cl डॉट के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर H डॉट एक Cl डॉट के साथ बॉन्ड बना लेता है। ओके, अच्छा, फिर से दिक्कत क्या है ना कि अभी भी तो कंटेनर में H म्यू प्रेजेंट है, H म्यू अभी भी तो कंटेनर में प्रेजेंट है। तो देखो ध्यान से होने क्या वाला है होता क्या है, यहाँ पर जो CH3Cl बना ना, यही तो अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, यही अपने को चाहिए था, हेलो एल्केन यही है। बट यहीं पर रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन क्या है कि आगे बढ़ जाता है, जिससे होता क्या चीज़ है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो H म्यू आता है और इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि हमारे पास एक CH2Cl2 बन जाता है। फिर ऐसे ही वो बॉन्ड मतलब कि वो रिएक्शन रुकता नहीं है, फिर वो CHCl3 बन जाता है, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। तो आपको दिखा क्या, ये बताओ ये हेलो एल्केन है? नहीं है, अपने को एक ही हैलोजन को अटैच करना चाहिए था, बट क्योंकि उस रिएक्शन में, क्योंकि वो कंटेनर में H म्यू हमेशा प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो रिएक्शन यहीं पे ना रुककर आगे बढ़ता गया। फिर यहाँ से CH2Cl2 बन गया, फिर यहाँ से CHCl3 बन गया, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, फिर यहाँ से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। तो सिंस अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट प्रीफर्ड। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड।
आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला तो चीज है कि वहां पर यूवी लाइट होने चाहिए। यूवी लाइट मतलब जो लाइट जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। ओके, हम लोग याद करो कि कुछ भी यहाँ पर लिखते थे, सपोज CH4, यहाँ पर हम लोग क्या Hμ लिखते थे ना, ये Hμ को क्या हम लोग बोल सकते हैं, यूवी लाइट। ओके, या फिर हीट होना चाहिए, हीट होना चाहिए। ये यूवी लाइट और हीट क्या करता है, बॉन्ड को यहाँ पर होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। मतलब क्या चीज की देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल का बनना होता है। ओके, एंड ये फ्री रेडिकल कौन बनाता है, यूवी लाइट और हीट, ठीक है ना, टू जनरेट रेडिकल्स। ओके, ये क्या करता है, रेडिकल्स को जनरेट करता है। परऑक्साइड समटाइम्स इंडिकेटर, आपको दिखेगा कि परऑक्साइड भी आपको दिखेगा बहुत बार यूज होता हुआ। मान लेते हैं ऐसा कुछ जहां पर OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। एंड यहां पर आपको जब भी परऑक्साइड दिख जाएगा इस रिएक्शन में, है ना, यहां पर सपोज परऑक्साइड लिखा रहता है, तो भी ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिससे पता चलेगा कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बहुत आराम से देखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इस पे। देखो अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से बात करो, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Cl2 एंड Br2 आर कॉमनली यूज्ड। मतलब हम लोग देखे थे कि जब CH4 के साथ हम लोग Cl2 को यूज किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, तो बन गया था CH3Cl और यहाँ से एक HCl बाहर हो गया था। ये रिएक्शन रुका नहीं था, ये रिएक्शन आगे बढ़ा था, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड। ओके, एक और भी हम लोग रिएक्शन देखे थे जहाँ पर हम लोग ब्रोमीन गैस को यूज किए थे और Hμ के प्रेजेंस में अगेन यहाँ पर बन गया था ब्रोमो मीथेन और साथ में HBr बाहर हो गया था। तो क्या हम लोग जैसे इसको यूज कर रहे हैं वैसे क्या हम लोग CH4 प्लस F2 यूज कर सकते हैं क्या, और क्या यहाँ पर CH3F बन जाएगा, यही सवाल है। Why F2 आर नॉट यूज्ड, क्यों ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, एक पहला सवाल तो ये। दूसरा कि CH4 के साथ हम लोग क्या I2 यूज करके CH3I बना लेंगे क्या, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है और ये भी रिएक्शन नहीं होता है। और वही क्वेश्चन है कि व्हाई I2 इज नॉट कॉमनली यूज्ड। ओके, अब ध्यान देना बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि Cl2 और Br2 ही यूज होते हैं, मतलब कि क्लोरो एल्केन बनाना पॉसिबल है, ब्रोमो एल्केन बनाना पॉसिबल है, बट फ्लोरो एल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है, और सिमिलरली आयोडो एल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा, व्हाई F2 आर नॉट कॉमनली यूज्ड। तो देखो F2 यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि फ्लोरो एल्केन नहीं बनेगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से। ओके, तो क्वेश्चन आता है क्यों। देखो एक बात ध्यान देना कि F2 जो होता है बहुत ही छोटा होता है, F2 काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। फिर जो क्लोरीन होता है वो उससे ज़्यादा बड़ा होता है, ब्रोमीन जो होता है उससे ज़्यादा बड़ा होता है, और आयोडीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो फ्लोरीन छोटा होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है। एक्सप्लोजिव इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक भी होता है। इसीलिए हम लोग F2 को प्रीफर नहीं करते हैं कि आके वो CH4 के साथ टकराए Hμ का प्रेजेंस में और यहाँ से CH3F बने। क्लियर बात है। भले F2 जो होता है बहुत ही जल्दी आ जाता है रिएक्शन करने के लिए, बिकॉज पतला है ना, मतलब छोटा है, वेट कम है, तो तुरंत आके वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज वो अब जल्दी आएगा तो ऑब्वियस सा बात यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा, दैट्स वाई हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। बट अब क्वेश्चन आता है कि सर I2 तो बहुत ही मोटा है ना, ये हो गया I2, तो सर ये फिर क्यों नहीं, ये तो धीरे धीरे आएगा ना। तो यही बात है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत धीरे धीरे आएगा क्योंकि मोटा ताज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एक बार, CH4 के साथ अगर हम लोग I2 यूज़ करेंगे तो बनना क्या चाहिए था, CH3I और साथ में HI। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, बाय एक्सपेरिमेंट इसको देखा गया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि जो आगे भी जाता है और जो पीछे भी आता है। इसका मतलब सोच के देखो, जो पीछे आएगा, इसका मतलब कि इसका जो CH3I अपने को चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम ना हो गया, बिकॉज ये तो अब पीछे भी आएगा, तो ये भी तो खपत होकर ये बनेगा, तो जिसकी वजह से अपने को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ या सरप्लस अमाउंट ऑफ या क्या बोल सकते हैं उसको, है ना, जितना अमाउंट में अपने को चाहिए CH3I उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये तो पीछे भी आता है, और दैट्स वाई क्या होता है, CH3I का अपना कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अगेन दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट प्रीफर्ड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक और मेथड है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि
अगर अपने को सपोज हेलोजनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा CH3I बनाना है तो क्या कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग HI को हटा दें, HI को गायब कर दें, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th का फंडा ये, HI को जैसे ही हटा देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगा, जिससे ये बनने लगेगा। जिसको ये समझ में नहीं आया इग्नोर कर दो, ठीक है ना, इग्नोर कर दो। और जिसका इसका 11th अच्छा था, स्ट्रांग था, उसको समझ में आ गया होगा हम क्या कहने का, मेरा कहने का क्या मतलब है। ये देखो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन F2 सबसे, क्योंकि सबसे छोटा है ना, F जो होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये तो ग्रुप नंबर 17 है, हेलोजन है, तो जो सबसे ऊपर होते हैं ग्रुप में उनका साइज छोटा, नीचे आने के क्रम में क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है, जिसके वजह से और हेवी होते जाता है एटम्स। और यहाँ पर ऑब्वियस बात है, फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा, इसलिए फ्लोरीन सबसे छोटा होने के कारण जल्दी से, छोटा है ना, पतला, तुरंत दौड़ के पहुंच सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, F2 का, उसके बाद Cl2, फिर Br2, फिर I2 का सबसे कम, क्यों? क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर से हम लोग एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं एंड फिर हम लोग मैकेनिज्म की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में मैकेनिज्म को देखेंगे। हम लोग देखें हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, जहाँ पर हम लोग देखें कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन होता है, बट बेसिकली Cl2 और Br2 का, ठीक है। वहाँ पर अगर F2 हम लोग यूज़ करेंगे तो वो बहुत एक्सप्लोसिव है, इसलिए हम लोग F2 यूज़ नहीं करते। I2 यूज़ करेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जिससे कि CH3I या कोई भी है ना, आइडो एल्केन अच्छा फॉर्म में नहीं बन पाएगा, ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो वो अपने लिए फिर बेकार हो जाएगा ना, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा ही नहीं तो बेकार हो गया। उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग HI को हटा देते हैं, जिससे कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन होता है। ओके, फिर हम लोग देखें कि F2 का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा, कंडीशंस फॉर हेलोजनेशन ऑफ एल्केन क्या है? पहला, Hμ या हीट का प्रेजेंस होना चाहिए। ओके, कभी कभी परऑक्साइड का भी प्रेजेंस रहता है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं हेलोजनेशन ऑफ एल्केन हो रहा है। आप लोग बिल्कुल इसको नोट बनाते चलें। देखो मैकेनिज्म का मतलब कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज CH4 से हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, तो बन जा रहा था CH3Cl प्लस HCl। अच्छा, ये रिएक्शन रुक नहीं रहा था, याद होगा आप लोग को, तो यहाँ पर फिर से यही चीज़ें हो रहा था, जिससे कि बन जा रहा था CH2 Cl2, फिर बन जा रहा था CH Cl3, फिर बन जा रहा था CCl4। तो क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुका है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड। यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, कार्बन 4 क्लोराइड है ना, तो टेट्रा इसको बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता था। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है, असली में क्या स्टेप ये फॉलो किया होगा जिसके थ्रू ये चीज बन पा रहा है। ओके, ये मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहला है इनिशिएशन, सबसे पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब कि जब रिएक्शन चालू होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Cl2 है ना, अब याद करो, अगर मान के चलो कि CH4 प्लस Cl2 है और यहाँ पर Hμ था, तो बन जा रहा था CH3Cl और साथ में HCl। ये रिएक्शन अब बहुत बार लिख रहा है कि आप लोग भी इसको लिख ले, ठीक है। क्या चीज़ है इनिशिएशन? देखो होता क्या चीज़ है कि यहाँ पर Cl2 है ना, ये देखो Cl2 है ना, तो ये Cl2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Cl2 को हम लोग Cl और Cl बॉन्ड बना हुआ है। ये जो Hμ है ना, ये आता है, इस पे टकराता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, Cl डॉट और Cl डॉट, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन उधर, Cl डॉट बन गया। तो क्या यहीं पे लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ Cl डॉट, है ना। देखो, तो इसी को बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत, इनिशिएशन का मतलब शुरुआत, किसी भी चीज़ का शुरुआत। तो शुरुआत ऐसा ही हुआ कि Cl जो अपना गैस था, उसमें क्या हुआ कि एनर्जी आके टकराया, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, जिससे कि डॉट्स, है ना, ये आप लोग को पता चल चुका है अभी तक। फिर होता है प्रोपागेशन। फिर क्या होता है, ध्यान देना, एकदम शॉर्ट में बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या बन गया है, 2 मोल ऑफ Cl डॉट, ठीक है ना, मतलब फ्री रेडिकल। क्या होगा कि यहाँ पर CH3 और H भी तो है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर Cl डॉट आ चुका है। Cl डॉट का क्या काम है, Cl डॉट अब सामने वाला को इन्फ्लुएंस करेगा, सामने वाला को परेशान करेगा कि सुनो तुम भी डॉट बना के आओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि हम अनस्टेबल है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा अब, और यहाँ पर बन जाएगा Cl डॉट और H डॉट। देखो
तो ये जो H डॉट है ये एक Cl डॉट के साथ आके रिएक्ट करेगा ना, तो जिससे कि क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक तो CH3 डॉट तो रहा ये, एक इसके साथ रिएक्ट किया, ये बन गया HCl। क्लियर बात है? कैसे बना? H के ऊपर डॉट है, एक Cl के ऊपर डॉट है, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लिया, तो HCl बन गया। अच्छा, अभी भी तो एक Cl डॉट बचा ना, एक Cl फ्री रेडिकल बचा ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पर भी तो CH3 डॉट है, तो अब ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CH3Cl। तो देखो CH3 प्लस HCl बन गया ना, CH3 और HCl बन गया ना। तो इन बिटवीन क्या हो रहा था उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। देखो, तो ये होगी ना, प्रोपागेशन होगी। फिर ऐसे ही होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। बस आपको हम ऊपर से आपको नॉलेज दे ही दे रहे हैं कि CH3 CH2 है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। क्या होता है कि यहाँ पर भी फिर अब बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बिकॉज अभी भी तो Cl डॉट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल आ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या चीज़ के यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये Cl डॉट जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा CH2 Cl2। ऐसे करते करते देखो ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ना, और क्या बन जाएगा आखिरी में CH Cl3, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, फिर CCl4, और ये बन जाएगा, जो कि अपने को चाहिए नहीं। दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट प्रीफर्ड। अगला जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि किसी चीज़ का अंत। तो अब जब ये रिएक्शन खत्म होता है तब क्या चीज़ें होती है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि CH3 डॉट तो ऑब्वियस बनेगा, याद करो यहीं पे बताए थे CH3 डॉट बनेगा। तो वही CH3 डॉट जो होता है ना, दो CH3 डॉट आपस में मिलके क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर मीथेन लिए अगर, तो यहाँ पर इथेन बन जाता है। तो एक चीज़ तो आपसे पूछ सकता है कि टर्मिनेशन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे, तो पहला हो गया अपना इथेन, दूसरा Cl डॉट बिकॉज Cl भी तो Cl डॉट भी तो जनरेट हो रहा था, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, Cl2 गैस भी बन जाएंगे। अब एक और चीज़ कि Cl3 डॉट था, Cl डॉट भी तो था, ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे, CH3Cl। ओके, तो ये तीन अपना टर्मिनेशन प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ से सवाल आता है कि व्हाट आर द टर्मिनेशन स्टेप्स फॉर हेलोएल्किन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्किन्स थ्रू हेलोजिनेशन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, ये वन शॉट टाइप सा वीडियो है ना, दैट्स वाई थोड़ा सा जल्दी भगा रहे हैं। आप लोग भी इसको जब समझ में अगर नहीं आए इनकेस, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक सपोज सवाल आ गया, तो इस सवाल के लिए पहले इधर मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इस सवाल को बिल्कुल ही ट्राई कर ले अच्छे से, है ना। ये सवाल है, ये एक अपना सवाल है कि अगर सपोज CH3 मतलब कि प्रोपेन को सपोज हम लोग Cl2 और Hμ के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनेगा। तो देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर तो अपने पास जब CH4 और Cl2 और Hμ था तब तो कुछ नहीं था, यहाँ पर अपने को पता था कि CHCl3 बनेगा, CH3Cl बनेगा और यहाँ पर HCl निकलेगा। तो यहाँ पर भी अब दो चीज़ें बनेंगी, देखना ध्यान से, आप लोग एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी। नंबर ए प्रोडक्ट क्या बनेगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, बात तो बराबर ही है ना, चाहे वहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, बात तो बराबर ही है। अच्छा मान लेते वहाँ से निकालो आप हाइड्रोजन और वहाँ पर क्लोरीन लगा दो, तो एक तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, क्लियर बात है ना, और यहाँ से HCl निकल गया। दूसरा भी एक कंडीशन अपना, दूसरा भी एक चीज़ क्या वैलिड है कि यहाँ से ही इस कार्बन से, सेकंड कार्बन से ही हाइड्रोजन निकल जाए और Cl आके यहाँ जुड़ जाए और HCl फिर बाहर निकल जाए, तो क्या बन सकता है अपने पास CH3, यहाँ से निकला था तो यहीं पे आकर Cl जुड़ गया और यहाँ से HCl निकल गया। ये अपने पास दोनों केसेस क्या बताओ, दोनों केसेस क्या वैलिड है। इस वाले में तो कोई वैसा गेम ही नहीं था ना यार, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा था, यहीं पे आकर Cl जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो दो केस बन जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो कुछ और ही बात हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो कुछ और ही बात, इसलिए दोनों प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों में से मेजर और माइनर कौन होगा। मेजर का मतलब कि कौन ज्यादा बनेगा, ए ज्यादा बनेगा कि बी ज्यादा बनेगा, और माइनर का मतलब कि कौन कम बनेगा, ए कम बनेगा कि बी कम बनेगा। तो बिल्कुल ध्यान देना। देखो होता क्या चीज़ है कि आपको अगर मैकेनिज्म थोड़ा समझ में आया होगा तो होने क्या वाला, अगर हम लोग ए को देखें, इस ए को देखें, है ना, तो होने क्या वाला है कि यहाँ से ना बॉन्ड टूट रहा था H का,
तो मतलब कि यहाँ पर CH2 डॉट बन रहा होगा पहले, तभी ना फिर Cl डॉट आके यहाँ जुड़ रहा होगा और ये बन जा रहा होगा। तो ठीक है, इसको पहले बना के रखें। और B के लिए क्या बना होगा, CH3 CH3 यहाँ पर डॉट बन रहा होगा, ध्यान दे बिल्कुल, तभी ना Cl डॉट आके यहाँ पर जुड़ रहा होगा और यहाँ पर अगेन ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो बनेगा, वो मेजर होगा, वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है ना पाना। तो एक बात बताओ, यहां भी फ्री रेडिकल मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, है ना, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो इसका बॉन्ड बन जाएगा एंड इसको मजा आ जाएगा। अब एक चीज बात बताओ कि यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उसको यहां से मिलेगा तो बस एक ही है देने वाला, यहां पर दो लोग है देने वाला, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, और यहां से एक ही लोग है देने वाला, यहां पर है दो लोग देने वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, ठीक है ना। अगर मान के चलो एक भूखा आदमी है, उसको खाना चाहिए, दो लोग खाना दे रहा है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है ना, एक ही लोग खाना देगा तो उसके लिए थोड़ा सा खराब है, ठीक है, अच्छा वो भी है लेकिन वो थोड़ा कंपैरेटिव खराब है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये ज्यादा बनेगा मेजर और ये अपना माइनर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आके कि B जो है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई B जो है वो मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है, A जो है वो है माइनर प्रोडक्ट। माइनर मतलब कम बनेगा और B जो है वो ज्यादा बनेगा। ओके, तो इसी के साथ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन खत्म हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे वो बिल्कुल ध्यान से एक बार आप लोग देख लें। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम लोग देखे कि यूवी रेज का प्रेजेंस या हीट का प्रेजेंस, जहाँ पर होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता था, जहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था, उसका हम लोग देखे कि F2 का रेट सबसे ज़्यादा था, इसलिए उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। I2 का जो था वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन था, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। बेसिकली Cl2 और Br2 यूज़ होता है। जहाँ पर सपोज परऑक्साइड आ जाएगा तो परऑक्साइड भी इसका एक अच्छा इंडिकेटर है। उसका फिर हम लोग देखे इसका मैकेनिज्म में हम लोग देखे कि सबसे पहला इनिशिएशन, जिसमें कि आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है, दूसरा होता है प्रोपागेशन, मतलब कि इन बिटवीन प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखे कि CH3Cl का फॉर्मेशन हो रहा था एंड वो चीज़ बढ़ते जा रहा था, जो कि आखिरी में CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा था। फिर देखे हम लोग टर्मिनेशन में, तो लास्ट है ना, लास्ट स्टेप जिसमें हम लोग देखे Cl2 बन रहा था, CH3Cl बन रहा था और इथेन बन जा रहा था। इन द केस ऑफ मीथेन अगर हम लोग अपना सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो, मतलब रिएक्टेंट ले रहे हैं तो। फिर हम लोग देखे एक अपना क्वेश्चन देखे जहाँ पर क्या था कि दो पॉसिबिलिटी था, A और B। क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में से कौन मेजर है, इसके बाद और कोई सवाल नहीं आएगा। ये अपना हो गया हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बिल्कुल ध्यान से एक बार आपको समझ अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल फिर से देख ले। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना, शॉर्ट्स रिएक्शन। तो शॉर्ट्स रिएक्शन एक क्यों बहुत ही ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज शॉर्ट्स रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन आप लोग एक कॉपी में बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रख लें, बिकॉज नेमिंग रिएक्शन से हर एग्जाम में सवाल आता है। नेमिंग रिएक्शन का मतलब कि कोई एक साइंटिस्ट अगर मान के चलो, एक साइंटिस्ट सपोज, रुक जा अपने मिटाने दो, एक साइंटिस्ट का सपोज नाम पर कोई रिएक्शन पड़ा, तो क्योंकि नाम पे पढ़ा इसलिए उसको नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन से हर साल सवाल आते हैं, तो आप एक पेज में बिल्कुल ही नेमिंग रिएक्शंस को लिख लें, ठीक है ना। एक पेज के अंदर पूरा ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन आ जाएगा। तो पहला शॉर्ट्स साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ ये रिएक्शन अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक नेमिंग रिएक्शन है। तो अब क्या है कि ओनली फॉर एल्काइल फ्लोराइड, ध्यान देना बिल्कुल, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड फॉर एल्काइल फ्लोराइड। हम लोग याद करो एल्काइल फ्लोराइड बनाना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल था, बिकॉज याद करो पिछले केस में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम लोग F2 को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज काफ़ी छोटा होता है ना, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा विग्रसली वो अटैक करेगा, एक्सप्लोजिव होगा। दैट्स वाई हम लोग वहाँ से हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा हम लोग एल्काइल फ्लोराइड तो नहीं बना पा रहे थे। तो अब एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कोई दूसरा मेथड होगा, एंड दैट इज शॉर्ट्स रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ओके, अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली इसको एक और चीज भी बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखो यहाँ पर एक हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ से एक हैलोजन आएगा, इसको रिप्लेस करेगा और ये बना लेगा RF हो जाएगा अपना एल्काइल फ्लोराइड। ध्यान देना बिल्कुल, क्या है कि सपोज अपने पास RCl यूज कर लिए, हम लोग RCl यूज कर दिए। अब हम लोग एक मेटालिक फ्लोराइड यूज करेंगे, ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, मेटालिक फ्लोराइड, मेटल और उसका फ्लोराइड
ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड। तो ये हो गया अपना मेटालिक और ये हो गया फ्लोराइड। तो जब भी हम लोग RCl या RBr पर मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, होगा क्या चीज़, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब कि तुम हमको दे दो अपना हेलोजन, हम तुमको दे देते हैं अपना हेलोजन। का मतलब क्या है कि RCl था, मान लेते हैं हम लोग AgF के साथ मेटालिक फ्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, होगा क्या चीज़, R बोलेगा कि हमको F दे दो, तो ये बन जाएगा RF। Cl बोलेगा कि हम जा रहे हैं Ag के साथ, तो ये बना लेगा, ये क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पर अपना RF बन गया। एंड RF ही तो क्या है, एल्काइल फ्लोराइड है, जिसका पहले इससे पहले वाला लेक्चर अगर जो देखा होगा उसको पता होगा, बड़ा सिंपल बात बोल रहे हैं, है ना, सब समझ में आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि सपोज CH3Cl साथ में AgF इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऐसा सवाल पूछ सकता है कि A और B बन रहा है, आइडेंटिफाई या फाइंड A और B। सिंपल सवाल भाई, ये देखते पता चल गया कि अच्छा RX और साथ में मेटालिक फ्लोराइड है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, मतलब सॉल्ट्स रिएक्शन है। तो सॉल्ट्स रिएक्शन में तो अल्काइल फ्लोराइड का बनना होता था, तो होगा क्या चीज़ कि CH3 जो है वो F के साथ रिएक्ट करके बना लेगा CH3F। ओके, और बचा कौन कौन, ये बच गया यहाँ से, क्योंकि इसको तो F छोड़ के इसके पास से चल गया, और यहाँ से CH3 भी निकल गया। तो Cl और Ag बोला कि अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग एक बॉन्ड बना लेते हैं जिससे कि हमारा बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो अपना A हो गया क्या, A प्रोडक्ट हो गया अपना CH3F, B प्रोडक्ट अपना हो गया सिल्वर का सॉल्ट। क्लियर बात, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। तो ये था स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन को जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है वो होता है अल्काइल फ्लोराइड का जनरेशन के लिए हम लोग हेलोजनेशन से के द्वारा अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाते थे, बिकॉज F2 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या यूज़ होता था, यहाँ पर हम लोग मेटालिक फ्लोराइड यूज़ करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ पर अपना मर्क्यूरी फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड। इन सब में से कोई भी चीज़ लिखा रहे, आप लोग बिल्कुल क्या करेंगे, हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे, क्लोरीन को उठाएंगे या ब्रोमीन को उठाएंगे और यहाँ पर अपना F पुट कर देंगे, और जो भी उठा के रहेंगे उसको किसी भी मेटल के साथ पुट कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl। इसके थ्रू अपना स्वार्ट्ज रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। आज जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। चलो, अब है हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगेन, हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। देखो, एल्कीन ग्रुप जो होता है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर एल्कीन जो होता है, मान लेते एक सिंपलेस्ट एल्कीन ये लेते हैं भाई, इथीन। अच्छा, कोई बोलेगा क्या मीथीन, क्या कोई बोल सकता है क्या सर CH4 का, अब तो डबल बॉन्ड कहाँ बनाएगा ये, है ना, कौन सा कार्बन के साथ बना पाएगा, इसलिए मीथीन कुछ नहीं होता है, इथीन होता है, ठीक है, C2H4। अब ध्यान देना बिल्कुल, CnH2n। अब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा पिछले क्लास में पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किए थे हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और एक बात याद रखो कि जब भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही मनचले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर उधर फाड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गया सबसे पहला बात। तो एक बात बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होंगे? एल्कीन कंटेन्स पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा मनचले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, तो क्या बोल सकते कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मस्त है इलेक्ट्रॉन, ठीक बात। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होता है, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को, ध्यान दे बिल्कुल। जैसे यहाँ पर अपने पास क्या था, इथीन। इथीन में होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड काफ़ी मनचले बॉन्ड्स होते हैं, मनचले इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इधर उधर फाड़ने में एक्सपर्ट होता है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियस सा बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब प्यार। फिर से देखना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लवर। तो ऐसा कोई स्पीसी आएगा जिसको कि इलेक्ट्रॉन का नीड रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, अच्छा जिसको जिस चीज़ का नीड होता है उसी से तो उसको प्यार होता है, ठीक बात। अब सोच के देखो, मान के चलो ऐसा कुछ कि Na+ है, ठीक है ना, या और भयानक कुछ ले लेते हैं, Cl+।
Cl प्लस कोई आयन है, जबकि Cl माइनस आयन सुने होंगे, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 8 7 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है, Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Cl माइनस में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन Cl प्लस ले लिया मतलब उससे और इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लिए। सोच के देखो, इसको अब इलेक्ट्रॉन का दरकार है, इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो उसको प्यार भी इलेक्ट्रॉन से हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लवर, अब इलेक्ट्रॉन लवर घूमेगा फिरेगा, बोलेगा कि कहाँ हमको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, तो यहाँ आएगा, बोलेगा ओके ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम अपना भूख यहीं पे आके मिटा लें। तो दैट्स वाई यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, एडिशन मतलब वो आके जुड़ जाता है, रिएक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली केमिस्ट्री में पढ़ रहे तो इसलिए रिएक्शन। तो समझ में आ गया, एल्कीन जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं उसके पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके पास मन चले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियस सा बात है कि कोई तो होंगे जिनको नीड होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कि मेरे को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर आके अटैक करके एडिशन करा लेगा खुद का, एंड इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखते चले, ओके। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, ओके। देखो एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, मान के चलो कि अपने पास इथीन है, देखो ये इथीन है ना, ये अपने पास इथीन है, यहाँ पर कोई भी X2 का मतलब कोई भी X2 फिलहाल के लिए ले लेंगे हम लोग, क्लियर बात। अच्छा होगा क्या चीज़ कि CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर मान लेते हैं Cl2 के साथ आप इसको रिएक्ट करवा दिए, होगा क्या चीज़, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ गया, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ गया, ये जो अपना बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। एंड जब भी दो एक्स बॉन्ड बोल रहे हैं, जब भी दो हैलोजन आजू बाजू वाले कार्बन पर रहेंगे, क्या इसको विसिनल डाई हैलाइड बोल सकते हैं। डाई हैलाइड का मतलब दो हैलोजन, तो क्या बोल सकते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड था, एडिशन ऑफ हैलोजनेशन, कुछ नहीं करना भाई, एक इथीन ले लेना है, ठीक है ना, सिमेट्रिक इथीन ले लिए मान लेते हैं, ठीक है, इथीन ले लिए, उसमें से हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिए, एक जो है वो यहाँ के जुड़ जाएगा, एक जो है वो यहाँ के जुड़ जाएगा, देख लो अपना पास हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना। बट ये उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि हाइड्रोजन भी होगा और हेलोजन भी होगा, HX हाइड्रोजन भी होगा और मान लेते हैं Cl, तो क्या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो ये क्लोराइड बोल दिए, यहाँ पर B आ रहा था तो ब्रोमाइड बोल देते, ये मतलब बताओ यहाँ पर I रहा तो क्या बोलते, आयोडाइड बोल देते। तो क्या इसी को इन जनरल हैलाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो हेलोजन है ना, तो हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब एल्कीन लेंगे, एल्कीन पे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें बन रही है। तो पहला अपना जो एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चले। अपने पास क्या था, इथीन था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साथ में हम लोग क्या किया, HCl हाइड्रोजन हैलाइड क्लोराइड, क्लियर बात है ना। इसको क्या बोल सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हैलाइड, समझ में आ गया। अच्छा, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है, जैसे पानी एज सॉल्वेंट है ना, उसके अंदर कोई चीज़ डाल सकते हैं, तो वैसे ही ये सॉल्वेंट, ये मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, क्योंकि एक ही एक है ना, तो एक जगह यहाँ पर आके कौन अटैक कर देगा, H अटैक कर देगा, यहाँ पर आके सर Cl अटैक कर देगा, तो यहाँ पर अगेन अपना क्या Cl और यहाँ पर अपना R, तो RCl बन गया ना, तो यही तो अपना क्या है, हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन बन चुका है। अच्छा सर, मान लीजिए आप तो बोले कि यहाँ हाइड्रोजन अटैक किया, यहाँ Cl अटैक किया, तो वो बन गया। व्हाट इफ हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर दे, यहाँ किया ना, हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर दे और क्लोरीन यहाँ अटैक कर दो, तो बात हुआ तो वही हो जाएगा ना। इसको क्या पढ़ोगे, 1,2 है ना, तो 1 पे क्या बोलोगे, क्लोरीन बोलोगे, तो क्या डायरेक्टली क्या क्लोरोइथेन बोल दोगे। यहाँ पर भी अगर तुम लगाते अगर Cl, तो उसको भी क्या क्लोरोइथेन बोलते हैं, तो बात हुआ तो बराबर है ना, इसलिए कहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन माजरा फंसता है यहाँ, सपोज अपने पास प्रोपीन है, मतलब कि 1 2 3
एक पे इन लगा हुआ है ना। अच्छा अगेन HCl यूज कर दिए हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या मीडियम प्रोवाइड करता है। अब बिल्कुल ध्यान देना, क्वेश्चन आता है मन में सर यहाँ पर क्या बनेगा सर, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम लोग रिएक्ट करवा दिए HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 तो यहाँ क्या बनेगा वो बताइए जरा। यहाँ तो हम लोग कहीं भी हाइड्रोजन नहीं पुट कर सकते और कहीं भी हम लोग क्लोरीन नहीं पुट कर सकते, बिकॉज दोनों में अपना क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें, इस केस में यूज होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब डबल बॉन्ड में ऑब्वियसली कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी है। जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन वहीं पे आके लगेगा, जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पर आके क्लोरीन लगेगा। ठीक है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देख ले एक बार। हम क्या बोले अभी यहाँ पर प्रोपीन है और यहाँ पर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, दोनों पाई बॉन्ड देख लो। अच्छा दोनों में से ज्यादा कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहीं पे हाइड्रोजन लगा दो, यहीं पे अपना। अच्छा बॉन्ड को तोड़ना भी है पहले, बॉन्ड टूटा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे हाइड्रोजन लग गया, जहां पर हाइड्रोजन कम वहां पर क्लोरीन लग गया। तो ये अपना प्रोडक्ट बनता है अगेन, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोरो प्रोपेन बन चुका है, तो ये एक हेलो एल्केन बन गया है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि पाई बॉन्ड के जो भी पाई बॉन्ड से लगे हुए स्पीसीज है, उस स्पीसीज में जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में होगा, आने वाला हाइड्रोजन वहीं पे लगेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां पर बाकी जो भी हैलाइड है वो लग जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान दें। देखो अगर लंबा क्लास रहता तो क्या बताते, सुन जल्दी से उसको भी सुन ही लो। होता क्या है ना यार कि देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो बना था ना, यहाँ पर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मंचल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ना इधर जंप कर जाते। सर इधर क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीजन सुनो। यहाँ पर जंप किया मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया, इसका वाला हिस्सा वाला तो इसके पास आ गया ना, तो इसके पास क्या प्लस जनरेट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस जनरेट हो गया। अच्छा क्या कार्बोकैटायन बना, और ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया ना। कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ा था तो 1 डिग्री, 3 से जुड़ा था तो 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन के फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर बात है। अच्छा अब एक बात बताओ, हुआ क्या है कि HCl जो है ना, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अच्छा Cl वाला जो है, Cl के पास माइनस है, तो माइनस अट्रैक्ट्स प्लस, प्लस अट्रैक्ट्स माइनस। तो देखो ये जो प्लस है ना, यहाँ पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर Cl माइनस अटैक करेगा और वो आके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अच्छा ये जो प्लस है ना, क्योंकि देखो ये तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर माइनस है, तो प्लस वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H। समझ में आ गया। तो ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर क्या होता है याद रखना, बिल्कुल ही आप लोग लिख भी लो, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का क्या होता है चीजें कि 3 डिग्री सबसे बड़ा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि जहां पर H ज्यादा है वहीं पे H लगेगा, जहां पर H कम है वहीं पे हैलाइड लगेगा। इसके पीछे का रीजन समझ में आया कि यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होता है, एंड कार्बोकैटायन की वजह से फिर Cl माइनस आके यहाँ जुड़ जाता है, H प्लस आके यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा अपने को बात अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है। ठीक है ना, एक बार फिर से आप देख ले, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, अब इससे ज़्यादा बताओ क्या ही बताए, 1 शॉट में हर चीज़ तो बता ही दे रहे हैं। हाँ, जितना कम टाइम में हो सके। चलो ठीक है, अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लो। सब टाइप का क्वेश्चन को ले रहे हैं जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई, कभी कभार क्या हो सकता है पता है, बहुत भयंकर चीज़ हो सकता है। वो भयंकर चीज़ क्या है हम बताते हैं। सपोज मान के चलो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहीं पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, HCl यूज कर रहे थे, या HBr तो चलो अभी यूज़ नहीं किए थे, क्वेश्चन के थ्रू करवाएंगे हम लोग। बट मान के चलना HBr लिखा हुआ है, और यहीं पे कोई परऑक्साइड भी आपको लिख दिया एरो के ऊपर। याद रखना भाई, परऑक्साइड का मतलब कि R सिंगल, मतलब O के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, समझ में आ गया, ऐसा कुछ ऊपर लिख दिया एरो क्या, और HBr दे दिया है,
तब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आता, यहाँ पर होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। का मतलब क्या होता है वो सुनो ध्यान से। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ अगर होता तब एच यहाँ से यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ पर Br लगना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पर होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो बताता है एंटी है ना, उल्टा है ना, तो हाइड्रोजन वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि एंटी है। तो सुनो इधर ध्यान से, हाइड्रोजन इस बार यहाँ लग जाएगा, ब्रोमीन इस बार यहाँ लग जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ लग गया CH, यहाँ पर अपने पास H लग गया, यहाँ पर अपने पास CH2, यहाँ पर अपने पास Br लग गया। ये चीज़ समझ में आता है? तो बिल्कुल ही ध्यान रखें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो होगा। सर ये कब फॉलो होगा? बिल्कुल ध्यान दें, एक क्वेश्चन कराएंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। वैलिड फॉर HBr ओनली, इस बात को एकदम ध्यान रखें, वैलिड फॉर HBr ओनली, ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। इस वाले को बात को देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल। जो प्रोपीन लिए थे, क्या दिया था? अच्छा रिएजेंट पे बहुत कुछ डिसाइड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएजेंट पे यहीं पे अगर मान के चलो ना कि फॉर एग्जांपल CCl4 रहता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता, बट यहीं पे परऑक्साइड यूज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तब यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। मतलब कि जहां H कम वहीं पे H, जहां पर H ज्यादा वहां पर Br। क्लियर बात है ना? इस बात को ध्यान रखें, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है HBr के लिए। दिस इज वैलिड ओनली फॉर HBr, मतलब कि फॉर्मेशन फॉर ब्रोमो एल्किन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर ब्रोमो एल्किन। इस बात को बिल्कुल आप लोग लिख लें। दिस इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट भी इसको आप लोग बोल सकते, क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन या व्हाट डू मीन बाय खराश इफेक्ट, जहां पर आप लोग बोलोगे कि व्हेन वी टेक एल्कीन एंड यूज peroxide as a reagent, okay, in the presence of HBr, ठीक है ना, मतलब कि ब्रोमो हैलाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, उस केस में यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, जहाँ पर H जो होगा वो वहाँ चल जाएगा जहाँ पर H कम होगा, और Br वहाँ चल जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा होगा। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज खराश इफेक्ट। आप लोग लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छा से देख लेते हैं, ये पूरा अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर हम लोग इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक बात, ठीक है ना। तो अभी हम पॉज नहीं करेंगे वीडियो, हमको बस देखना है कि वीडियो का लेंथ क्या है। तो भाई तो वीडियो का लेंथ हमको बता दो, पॉज नहीं करेंगे, बट हम उस हिसाब से स्पीड रखेंगे। 42 मिनट्स हो गया, अरे भाई साहब, है ना। चलो ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, चलो ठीक है। अपने बैक एंड में कुछ लोग भी है जो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं, एक ही लोग हैं, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब इधर देखो, जैसे कि अपने को सपोज ABCD पूछा है, ABCD पूछा है, ये दे दिया। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने एग्जाम में, ABCD का बताओ सर कि ABCD क्या है। क्वेश्चन क्या है एकदम ध्यान से देखना, बहुत लोग का इसमें हालत खराब होता है, लेकिन हालत खराब होने का कोई बात नहीं है। देखो जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास प्रोपीन है, प्रोपीन दे दिया, और HBr और CCl4 दे दिया। अच्छा, HBr और CCl4 दे दिया, बताओ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि CCl4 यूज हुआ है। तो मार्कोनिकॉफ रूल मतलब कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर Br लग जाएगा। तो पहला अपना क्या बन चुका है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पर अपने पास Br लग जाएगा। क्या बताओ, ये फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट नंबर A। दूसरा प्रोडक्ट नंबर B, HBr तो है ही, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड यूज हुआ है। परऑक्साइड कैसे पहचान लिया सर आप परऑक्साइड? अरे होशियार, देखो सिंगल बॉन्ड O एंड दिस इज नोन एज परऑक्साइड। अगर ROO R डैश भी लिखा रहा है तो आप लोग परऑक्साइड समझ लेंगे, ऐसा कुछ लिखा रहा है ना परऑक्साइड समझ लेना। परऑक्साइड में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ पर कम रहेगा वहीं पे क्या लगेगा, वहाँ पर आके हाइड्रोजन लगेगा इस बार, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल खराश रूल लग जाएगा। तो जिसमें के क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओहो ओहो ओह, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर Cl कहाँ लगेगा, अच्छा सॉरी Br कहाँ लगेगा, Br इस बार यहाँ लग जाएगा,
और यहाँ पर अपना H लग जाएगा, देखो उल्टा हो गया, एंड दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों क्लियर? अच्छा तीसरा कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। तीसरा कि अगेन एल्कीन है, कौन सा है भाई? प्रोपीन है, HCl और CCl4 है, HCl और CCl4 है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगेन मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ पर आके हैलाइड लग जाएगा। तो C क्या हो गया अपना? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl हो गया, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन डी जो है आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन डी है ना, डी में क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहाँ पर सर HCl यूज हुआ है और यहाँ पर पेरोक्साइड भी यूज हुआ है, तो क्या सर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा? अब होशियार, हम लोग बोले थे कि एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट तभी लगता है जब वहाँ पर ब्रोमीन हो, है ना, HBr हो। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगेन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ही लग जाएगा, बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ रखने के लिए यहाँ पर HBr होना चाहिए था, एंड दैट्स वाई यहाँ पर तो HCl है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर सर वही लगेगा अपना मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहाँ पर Cl। ठीक है, तो ये रहा अपना कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट था यार ये, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख ले आराम से और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं और हो सकता है कि 1 घंटा 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आज कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना बिल्कुल। अब हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना, हैलोहाइड्रिन फॉर्म। चलो ठीक है भाई, क्या करेंगे सुनो ध्यान से। हम लोग क्या लिए? इथीन ले लिए और यहाँ पर H2 ले लिया और वहाँ पर पानी ले लिए। होगा क्या चीज़? ध्यान से देखो एक बार, एक एग्जांपल के तौर पे इसको आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि सपोज अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब इथीन है, साथ में सपोज तुमने Cl2 ले लिया है कि, और साथ में अब हम लोग वाटर ले लिए हैं। तो होगा क्या चीज़? ध्यान देना, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या? ये अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर आके क्या Cl जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ का जुड़ जाएगा, यहाँ पर आके OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आके भाई OH जुड़ गया, यहाँ पर आके जो भी Cl अपन यूज किए थे तो Cl जुड़ गया, और सर क्या हो गया सर? यहाँ से एक Cl बाहर हो गया, यहाँ से एक H, क्योंकि OH तो यूज हो गया तो एक H बचा, वो बाहर हो गया, तो HCl बाहर हो गया और ये अपने पास फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए अगेन यूज करना था, जिसमें हम लोग इथीन लिए थे, साथ में H2 और साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यहाँ पर अपने पास हैलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं था, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आते हैं, दैट इज हैलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल। हैलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल, चलो इस वाली चीज़ को देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो देखो भाई, होता क्या है कि ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग अल्कोहल से कुछ कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट मतलब कि बिचौलिया, मतलब दलाल, किसी दलाल को यूज़ करेंगे और कुछ प्रॉपर कंडीशन रखेंगे, एंड जैसे ही आप कंडीशन रख दोगे आपके पास क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा। यही तो अपना दरकार है, बिकॉज हम लोग पढ़ ही रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब यहाँ पर देखना नंबर 1 मेथड, विच इज़ थ्रू हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छा से सजा के हम लिखे हैं, तो इसको तुम यहाँ रखते हैं तो आप लोग को नंबर 1, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ध्यान देना, हम लोग अल्कोहल से हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो गया? HX को क्या हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। इसका मतलब कि HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है। बट सर आपने तो HCl से चालू किया, फिर HBr, फिर HI, सर HF कहाँ गया? HF कहाँ गया? तो ध्यान से सुनना, HF से ये रिएक्शन करता ही नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक अल्कोहल लेंगे, उसको HF से अगर रिएक्ट करवाएंगे, कुछ कंडीशन भी देके, देखो भाई, एक तो हाइड्रोजन खुद छोटा F, और मतलब F भी छोटा है ना, और छोटा और कम छोटा नहीं कर सकते। यहाँ पर मान के चलो कि H ले ली, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर H ले ली, यहाँ पर F ले ली। ये जो बॉन्ड होता है ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना कि इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए ये रिएक्शन होता ही नहीं।
अभी ये रिएक्शन कब होगा? जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो RF आकर जुड़ जाता, RF बन जाता और साथ में अपना H2O बन जाता। और RF तो क्या हेलो एल्केन है? हाँ सर हेलो एल्केन है। बट ये बॉन्ड टूटेगा तब तो ये बॉन्ड बनाएगा ना, तो टूट ही नहीं पाता बिकॉज काफ़ी छोटा छोटा रहता है ना, तो अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब सोच के देखो, जितना ज़्यादा बॉन्ड छोटा उतना ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल ले लेंगे, अच्छा इतना छोटा पेंसिल को क्या करेंगे, तोड़ने में बहुत टफ होगा। बट वही अगर इन द केस ऑफ सपोज HI ले लिए, डिस्टेंस बढ़ गया तो वो बॉन्ड बड़ा हो गया, उसको तोड़ने में ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट HF नहीं करता है। तो हम लोग सब हाइड्रोजन हैलाइड का पढ़ेंगे एक्सेप्ट HF, बिकॉज HF का जो डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं HCl में हम लोग यूज़ कर दिए ZnCl2, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड यूज़ कर दिए, ये एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है। एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर वाटर का ट्रेसेस बहुत कम होता है। तो 1 मिनट रुकना, ये बंद नहीं होगा है ना, चलने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आराम से खुलने दे आप लोग, तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ओके, जिससे कि फिर हम लोग बैक टू टॉपिक हो जाए। ठीक है, पॉज वॉज करना कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग लगे रहे, थोड़ा सा इसको स्किप कर ले। ठीक है ना, ये सब होते रहता है, आप लोग स्किप कर ले, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस जो लिखे थे वो मिल जाए। चलो वेरी गुड। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या HCl यूज़ किए, HCl के साथ हम लोग ZnCl2 यूज़ किए। ZnCl2 को हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म में रखते हैं, मतलब कि वाटर का प्रेजेंस जितना कम हो सके उतना कम रखते हैं। सिंपल सा बात है कि सोच के देखो होने क्या वाला है। यहाँ पर सपोज एक, यहाँ पर जल्दी से हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है अपने को। देखो होता क्या है कि यहाँ पर सपोज हम लोग अल्कोहल ले लिए, इसी को तो अल्कोहल बोलेंगे, सपोज CH3 CH2 OH ले लिए, ये एक अल्कोहल है, ये 1 डिग्री क्यों है, हाइड्रोजन एक कार्बन से लगा हुआ है, एंड दिस इज, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ये OH जिस कार्बन से लगा, वो कितने कार्बन से लगा हुआ है, वो एक कार्बन से लगा हुआ है, दैट इज 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, 3 से, इसलिए ये 3 डिग्री। ओके, अब देखो होता क्या चीज़ है, अगर आपके पास अल्कोहल रहे 1 डिग्री है, यहाँ पर आप लोग यूज कर दिए HCl और ZnCl2, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर आपका CH3 CH2 रहता है और यहाँ पर आके आपका Cl जुड़ जाता है, और यहाँ से एक H, यहाँ से OH जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो पानी बाहर निकल जाता है। क्लियर बात है ना। 2 डिग्री में भी ऐसा ही कुछ होगा, बट 3 डिग्री में खास चीज़ होता है। यहाँ पर हम लोग ZnCl2 बनाने का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं रहता है। उसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि देखो ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे ये बॉन्ड टूटे। अब सोच के देखो कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, आपको अगर हम लोग मैकेनिज्म दिखाए तो ये बॉन्ड ऐसे करके OH माइनस जो होता है यहाँ से लेके निकलता है, इसके ऊपर प्लस हो जाता है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोकैटायन का मतलब इधर से अगर 1 डिग्री है, मतलब ये अनस्टेबल है थोड़ा सा, है ना, बट वही अगर यहाँ पर जो कार्बोकैटायन आएगा वो तो पूरा ही स्टेबल है, ठीक है ना। तो उसको ZnCl2 एक माहौल का जरूरत नहीं रहेगा, वो इतना स्टेबल है कि वो खुद ही रिएक्शन कर लेगा, इसलिए ZnCl2 को यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक ल्यूकस टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल में भी, ठीक है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, जो कि इसी के थ्रू हम लोग ल्यूकस टेस्ट है। ल्यूकस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। सोच के देखो क्या करेंगे हम लोग HCl और ZnCl2 को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में डाल दिए। अगर वो रिएक्शन तुरंत हो गया, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होता है, तो अगर वो तुरंत हो गया विद इन फ्यू सेकेंड्स, समझ लेंगे कि 3 डिग्री था वो अल्कोहल। अगर वो थोड़ा सा 5 मिनट ले लिया अगर,
तो फिर बोल देंगे अच्छा थोड़ा टाइम लिया, मतलब पक्का 2 डिग्री था, तभी वो थोड़ा अनस्टेबल था, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लिया। अच्छा 1 डिग्री थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा, है ना, 15-20 मिनट 30 मिनट ले लेगा, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि वो 1 डिग्री अल्कोहल था। एंड दिस कंप्लीट टेस्ट इज नोन एज ल्यूकास टेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। ओके, यहाँ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो भाई लोग बहन लोग कि अब हम लोग HBr यूज़ कर रहे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो HBr जो होता है वो HCl से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंपल सा बात है कि इन दोनों का जो ब्रोमीन होता है वो बड़ा होता है ना साइज़ में, तो बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो इसको तोड़ना ज़्यादा ईजी हो गया। जब तोड़ना ज़्यादा ईजी हो गया तो ये जल्दी अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, देयरफॉर ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया देन HCl। ठीक बात। देखो अब सर क्वेश्चन आता है कि सर जैसे आप वहाँ पर किए, यहाँ पर भी तो आप अल्कोहल से सर डायरेक्टली HBr को सर आप यूज कर सकते थे, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लोग क्या यूज कर सकते, आपने यूज भी किया, लेकिन ये क्या आपने लिख दिया है। तो देखो क्या होता है कि अगेन हम लोग बोले अभी जस्ट कि HBr जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तुरंत ही बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे तो पहले इसको हम लोग बनाते तुरंत, जैसे बना तुरंत इसके साथ रिएक्ट करवा दिए, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि गोटा लेके आते हैं, इसको हम लोग KBr और पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 को लेके आते हैं, जिससे कि तुरंत इसको बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोजिव है, तो तुरंत बनाए इसको यूज कर लिए, तो ये इसका एक्सप्लोजिव होने का कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए हम लोग KBr और H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाता है अपना HBr बन जाता है और KHSO4 निकल जाता है, KHSO4 निकल जाता है। यही HBr को हम लोग क्या करते हैं फिर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। सोच के देखो CH2 मान लेते हैं इथेनॉल है ना, कोई भी अपन अल्कोहल ले सकते हैं, HBr के साथ रिएक्ट करवाए, जिससे कि क्या हो जाएगा ये अपना और ये Br, तो C2H5Br बन जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये था अपना HBr का केस। फिर है HI का केस, तो ध्यान देना एक बार HI का केस कि HI जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव अमंग HX होता है। ये चीज़ तो हम लोग बात भी कर चुके हैं ना कि जो HI होता है उसका बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, HI जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको तोड़ना काफ़ी ईजी होता है, जो जितना बड़ा बॉन्ड उसको तोड़ने में उतना आसानी, तो जितना आसानी से टूटेगा मतलब तुरंत ही टूट जाता है, तो ये तुरंत जाकर रिएक्ट कर देता है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमंग HX? क्लियर बात। अच्छा कंफ्यूज मत होना, एक चीज़ हम जल्दी से बता देते हैं, F2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Cl2 उससे ज़्यादा, Br2 उससे ज़्यादा, I2 उससे ज़्यादा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि HF, HCl, HBr और HI में तो ऑर्डर उल्टा होता है। अब सर ये कैसे? अरे भाई दोनों अलग अलग बात है। F2 मतलब कि F2 क्या जल्दी जाकर रिएक्ट करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो तुरंत ही जब छोटा है वेट में तो तुरंत जाकर दौड़ के रिएक्ट कर देगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और I2 मोटा है, लंबा चौड़ा है, तो इसको दौड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इसलिए थोड़ा कम रिएक्टिव। बट अब हम लोग एक तो केस ये हो गया, एक तो अपना केस ये हो गया, ये वाला केस का मतलब देखो, इसका मतलब कि सर HF रिएक्टिव होगा क्या? नहीं, क्योंकि अब जो होगा, क्योंकि F जो है वो छोटा है, H जो है वो छोटा है, ये बॉन्ड काफ़ी छोटा है, तो तोड़ने में काफ़ी मुश्किल होगा। जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो ये रिएक्टिव कहाँ से होगा, है ना। बट वही HI के केस में ये दोनों, अब H तो उतना ही बड़ा है बट I काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़ गया, तो तोड़ना काफ़ी ईजी हो गया, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा, अब तोड़ना ईजी हो गया तो वो जल्दी आके रिएक्ट करेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है, और ये थोड़ा कम करता है, ये बहुत ही कम करता है, और इसी का अपोजिट है F2Cl2 Br2 I2 में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ROH को हम लोग HI के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखें, तो ये RI बन जाएगा और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड देख लेते हैं, बस खत्म ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं बचा। देखो यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, देखो भाई या बहन, फॉस्फोरस हैलाइड मान लेते हैं कि PX3 यूज कर लिया या PX5 यूज कर दिया, ऐसा समझ लेना कि सपोज हम लोग के पास ROH है, हम लोग अल्कोहल भी तो यूज कर रहे हैं, अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हैं, तो ROH है, साथ में हम लोग सपोज PCl3 को हम लोग सपोज रिएक्ट करवा दिए। जैसे ही PCl3 को रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पर तो 3 क्लोराइड है ना, तो यहाँ पर जो RCl बनेगा वो 3 मोल बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर 3 लिख लो, क्लियर बात है ना। तो ROH क्या करेगा, PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो RCl बना लेगा, और क्या बचा, H3PO3 बचा। देखो गौर से,
3 R यूज हो गया, हाँ हो गया सर। 3 Cl यूज हो गया, हो गया। एक P बचा सर, मतलब एक P बचा, 3 O बचा और एक 3 H बचा। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं H3PO3। तो ये बन गया अपना, है ना। ये अगेन इसी का काम था अपने को, हेलो एल्केन यही है ना, तो अगेन हेलो एल्केन बन चुका है। ठीक बात। फिर क्या होता है कि ROH, अब अगर सर कुछ और बताना है, मतलब यहाँ पर X की जगह अपने को Br रखना है या I रखना है, तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग रेड P के साथ इसको यूज करते हैं बिकॉज सर ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए। ठीक है ना। अच्छा, मान के चलो कि यहाँ जो X2 है उसको रेड P के साथ हम लोग यूज़ किए, रेड फॉस्फोरस के साथ उसको हम लोग रिएक्ट करवा दिए, और यहाँ पर हम लोग जैसे ROH अगर सपोज लिखा हुआ है रेड P, रेड फॉस्फोरस, और सपोज Br2, तो कुछ नहीं सोच के बिना यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बना देना है। अगर यहीं पर सर I2 लिखा रहता तो RI बना देना, आइडो एल्केन बना देना, बात खत्म। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं सोचना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ROH प्लस PCl5 से सर क्या बनेगा? बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बोल देगा A बनेगा। A क्या है बताओ? तो जब ये लिखा ही हुआ तो हमें काम करता है ना, हम उसको क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि CH3OH है, मान लेते हैं कि हमारे पास अल्कोहल, साथ में PCl5 है, तो सर तो क्या बनेगा? तो देखो बाबू, Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH3Cl बनेगा सर। उसके बाद क्या बनेगा सर? देख लो, POCl3 बनेगा, POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, है ना। साथ में HCl बाहर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस करके। ठीक है ना। तो अच्छा, आपको याद बस यही रखना है कि फ्रॉम अल्कोहल हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। फ्रॉम अल्कोहल पहला है अपना हैलोजन हाइड्राइड का, फिर PCl5 PCl3 का। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा 2-4 बार यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर CH3Cl, अभी क्या बचा यहाँ पर? PCl4 बच गया और यहाँ पर OH बच गया है ना, तो यहाँ पर बनता है POCl3, तो यहाँ से एक Cl बच गया, यहाँ से एक H बच गया, तो ये H और Cl बना के HCl बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आराम से इसको। ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी के साथ अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द अच्छा, एक सबसे पहले क्वेश्चन सुनो, विच इज़ द वर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स? वर्स्ट मेथड तो है अपना हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बिकॉज वहाँ पर अपना प्राइमरीली जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3Cl नहीं बनता है, वहाँ पर वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता था इन द केस ऑफ मीथेन, अगर हम लोग रिएक्टेंट ले लिए हैं तो क्या अपने को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो क्या वो अच्छा, मतलब वो अच्छा रिएक्शन है? वो अच्छा रिएक्शन नहीं है। देयरफॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाज नॉट प्रीफर्ड। ओके, बट अगर कोई पूछ दे कि विच इज़ द बेस्ट मेथड, वर्स्ट तो समझ में आ गया, बेस्ट बताइए सर, तो बेस्ट है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। नाम को इग्नोर करो, इसी को बोलते हैं हम लोग डार्जन्स मेथड। ठीक है ना, डार्जन्स प्रोसेस या मेथड बोल सकते हैं, डार्जन्स मेथड। देखो क्या है वो ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है यार। देखो ROH मतलब अल्कोहल ले लिए, साथ में हम लोग SOCl2 ले लिया, इसी को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो बस नाम याद रखो ना, SOCl2। क्या किया हम लोग? अल्कोहल ले लिए, उसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा दिए। ये अपन यहाँ पर पायरिडीन यूज़ किए, पिरिडीन, है ना। पिरिडीन सर क्या होता है? देखो यार, ये एमीन में पढ़ना है अपने को, अभी काहे के लिए टेंशन ले रहा है? ठीक है ना, बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक जगह कार्बन को हटा के एन लगा दो, ठीक है ना, तो यहाँ मस्त रेजोनेंस होता है, एंड दिस इज नोन एज पिरिडीन। सर ये मिल गया कंडीशन, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो जाएगा, RCl। अच्छा, क्या क्या बचा यहाँ से? सर बच गया अपना OH बच गया, यहाँ से अपना OH बच गया सर, यहाँ से अपना SO बच गया और एक Cl बच गया, है ना, क्योंकि RCl तो बन चुका है। वही तो सिंपल, SO और O जोड़ के क्या SO2 बन जाएगा? हाँ सर, SO2 बन जाएगा। H और Cl मिलकर सर क्या HCl बन जाएगा? हाँ सर, बन जाएगा। और ये दोनों, मज़े की बात क्या है, क्यों ये बेस्ट मेथड है? कोई तो रीज़न होगा ना बेस्ट मेथड होने का। तो ये दोनों जो होता है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जैसे अपना प्रोडक्ट बना ना, ये SO2 भी निकल जाएगा। सोच के देखो, माहौल जैसे देखो, ये अपने पास क्या है? ROH और SOCl2 जैसे रिएक्ट किया, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, पायरिडीन का प्रेजेंस में, पिरिडीन का प्रेजेंस में, होगा क्या चीज़ कि RCl तो बन जाएगा, RCl तो बन जाएगा, साथ में क्या होगा कि SO2 गैस निकल जाएगा,
और HCl गैस भी निकल जाएगा। सोच के देखो, जो बाई प्रोडक्ट्स है जो अपने को चाहिए नहीं वो निकल जा रहे हैं, तो अपना काम बच गया ना। सिर्फ अपने को RCl मिल चुका है, एंड विच वाज आवर मोटिव है ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो ये अपना रहा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग बहुत कुछ देख लिए, जिसमें हेलोएल्केन का पूरा प्रिपरेशन देख लिए। आपको दिख रहा होगा कि ये वन शॉट कम, हम डिटेल में हर एक चीज़ को बहुत ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेलोएल्केन में आप अगर देखोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा कि यार ये सब चीज़ बताएगा भी नहीं, बट वन शॉट का मतलब ये नहीं कि कुछ पता ही नहीं चले, ओके, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इसको एज अ रिवीजन नहीं देख रहे होंगे, इसको एज अ मेन देयर आप प्रिपरेशन मेथड देख रहे होंगे ना, तो इसलिए मेरे को बहुत ही डीपली इसको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी फिर भी डाउट हो, एक आधा वीडियो देख लेना, एंड उसके बाद भी अगर डाउट हो तो पिन मतलब मेरे को मैसेज करना है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखना कि सर ये पार्ट नहीं समझ में, एक बार और समझा दीजिए उसको, ठीक है। तो उसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहे, वीडियो बहुत ही जल्दी लाइनअप है, एंड हम लोग फिर चीज़ों को अच्छे से करते, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, है ना। एक तो चीज़ दिखाएगी कि जाते हैं, है ना, एक तो चीज़ दिखा देते हैं, जैसे ये देखो नया चीज़ सीखे, क्लियर है ना, मस्त है ना, ठीक है। अगर हम कुछ और बना देंगे, अब ठीक है, तो क्या झाड़ू बन गया और यहाँ चूहा बन गया, तो आज गणेश चतुर्थी भी है तो चूहा बनना जरूरी था। तो इसी के साथ ओवर करते हैं, है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।